Okay, so now everybody has joined. So let us start the class. आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे that would be Emile Durkheim. Since you people did not have any doubt in previous class, last class हम लोगों ने जो किया था that was on Herbert Spencer. आज का क्लास होगा Emile Durkheim. The third topic in your syllabus is Emile Durkheim. जन्म हुआ था इनका 1858 में, मृत्यु हुई थी 1917 में। नाउ एमाइल दुर्खीम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आई होप सो द स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। व्हाइट बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सो एमाइल दुर्खीम, no doubt Comte is regarded as father of sociology. समाजशास्त्र के पितामह अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र का वास्तव में अगर नींव किसी ने डाला, एक विषय के रूप में स्थापित किया, तो वो थे एमाइल दुर्खीम। बहुत सारा अध्ययन किया था इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चाहे इनका जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर हो, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, या सामाजिक श्रम विभाजन, या इन्होंने आत्महत्या पर जो अपना अध्ययन किया था, या टोटमवाद पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, या रिलीजन पर इन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया था। रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी का नींव भी इन्होंने ही डाला, जैसे रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, इस पर भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो इनके जो अध्ययन थे वो महत्वपूर्ण अध्ययन थे, और इन अध्ययनों के माध्यम से इन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इन्होंने स्थापित किया। तो इस कारण से बिरसामणि कुमारी, आपका कुछ सवाल है? कुछ सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज प्लीज डोंट रेज योर हैंड, या अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, क्लास डिस्टर्ब होता है इससे। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट इंटरप्ट द क्लास अननेसेसरली। ओके, आप सभी को फिलहाल हम म्यूट कर रहे हैं। क्लास के लास्ट 5 मिनट्स में आई विल बी अनम्यूटिंग यू पीपल। उस समय आप लोगों का जो सवाल होगा आप उस समय पूछ लेंगे, क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू। ओके, सो जो योगदान इन्होंने दिया था समाजशास्त्र में, ये काफी महत्वपूर्ण था। इनफैक्ट अगस्त कॉम्ट, दोनों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने अपना अलग उनका योगदान रहा है समाजशास्त्र को स्थापित करने में, लेकिन दुर्खीम ने बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किए थे, और उन अध्ययनों के माध्यम से प्रत्यक्षवाद, फंक्शनलिज्म, इन सब को उन्होंने समाजशास्त्र में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से समाजशास्त्रीय शोध किया जाता है, वो उन्होंने बताया था। चाहे उनका सामाजिक श्रम विभाजन का अध्ययन हो, सुसाइड हो, टोटेमिज्म हो, कई अध्ययन उन्होंने किया था। इनफैक्ट उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बताया था कि हमें समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार से किया करना चाहिए। एंड सोशियोलॉजी एक जर्नल इन्होंने शुरू किया था, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। उसमें उन्होंने बताया था कि हमें समाजशास्त्रीय शोध कैसे करना चाहिए। कॉम्ट ने हमें बताया था कि समाजशास्त्रीय अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो उसमें विद्यात्मक विज्ञान का सहारा लेंगे या साइंस का सहारा लेंगे, लेकिन उसको करेंगे कैसे, वो हमें दुर्खीम ने बताया। और सिर्फ बताया ही नहीं, उन्होंने जो अपना अध्ययन किया, उन अध्ययनों के माध्यम से दर्शाया भी कि किस प्रकार से सफलतापूर्वक विद्यात्मक विज्ञान का सहारा लेते हुए हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत
को स्थापित कर सकते हैं। तो ये महत्वता थी इनकी, इमाइल दुर्खिम की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इमाइल दुर्खिम थे कौन। उसके बाद फिर हम इनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो इमाइल दुर्खिम जो थे वो एक यहूदी परिवार से थे, ज्यूइश पेरेंटेज। ज्यूइश में रब्बी, रब्बी जो होते हैं यहूदी में, ये काफी धार्मिक लोग होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनके पिता, इनके दादा, परदादा सभी रब्बी हुआ करते थे। और ज्यूज जो थे वो एक अल्पसंख्यक समुदाय हुआ करते थे यूरोप में। इनका जन्म हुआ था एल्सेस लोरेन शहर में, फ्रांस का एक बॉर्डर स्टेट था, ये एक बॉर्डर प्रोविंस था। ये फ्रांस है, ये एल्सेस लोरेन है, इधर जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस के बीच का ये बॉर्डर स्टेट था। ये क्यों हम बता रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन है। ना दुर्खिम जो पैदा हुए थे तो वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। यहूदी परिवार में पैदा होने के परिणाम स्वरूप यहूदी में भी रब्बी में पैदा हुए थे। तो ये रब्बी जो होते थे वो काफी धार्मिक, आज भी होते हैं, वो काफी धार्मिक होते हैं। लेकिन दुर्खिम जो थे, इन्होंने जो धर्म पर अध्ययन किया, धर्म एक इनकी रुचि थी अध्ययन करने की कि धर्म क्या है, धर्म का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है, इस पर उन्होंने अपना अध्ययन किया था। ये टोटेमिज्म का जो स्टडी किया था, तो ये अध्ययन इन्होंने तटस्थ होकर के किया था, न्यूट्रल होकर के किया था। ऐसा नहीं है कि इनका रब्बी होना इनके शोध को किसी प्रकार से प्रभावित किया हो। ये तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के इन्होंने अध्ययन किया था। अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया था, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि धर्म का ओरिजिन क्या है, क्या काम करता है, किस प्रकार से धर्म का उद्भव हुआ है, उस पर इनके मुख्य फोकस था। तो रब्बी फैमिली होने के बावजूद इनकी जो स्टडीज थी वो सेकुलर थी, धर्मनिरपेक्ष थी, तटस्थ होकर के इन्होंने अध्ययन किया। और ज्यूज जो थे, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय हुआ करते थे, और ज्यूज और क्रिश्चियन का झगड़ा काफी पुराना है। इनके बीच में विवाद, धार्मिक झगड़ा जो है वो काफी पुराना है। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या था यूरोप में उस समय कि यहूदियों के साथ भेदभाव होता था। यहूदी जो है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय हुआ करते थे और क्रिश्चियंस जो है वो मेजॉरिटी में होते थे, तो इस पर कारण होता क्या था कि ज्यूज को परसिक्यूट किया जाता था, हैरास किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, उनको ताना दिया जाता था। तो इस तरह के भेदभाव का व्यवहार होता था उनके साथ। 1870 के आसपास में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ। अहमद लिखेंगे नहीं कुछ व्हाइट बोर्ड में। फ्रैंको पर्शियन प्रुशियन वॉर हुआ, नॉट पर्शियन, फ्रैंको प्रशियन, प्रशिया यही आगे चल करके जर्मनी बना, ठीक है। तो 1870 में जब ये फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ, उस समय प्रशिया का एक मिनिस्टर था बिस्मार्क, वो काफी होनहार था, और इनफैक्ट जर्मनी को जन्म देने में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था, रोल था। प्रशिया और ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र को मिला करके, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, इनको मिला करके बिस्मार्क ने जर्मनी को जन्म दिया था। तो बिस्मार्क वहां का मंत्री था प्रशिया का, और उस समय 1870 में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध में फ्रांस हार गया, और हारने के उपरांत होता क्या है कि जो ये एल्सेस लोरेन वाला एरिया था, हमने कहा था इस चीज को बाद में बताएंगे, फ्रांस का ये बॉर्डर एरिया था, यहीं पर दुर्खिम पैदा हुए थे। ये वाला एरिया को जर्मनी ने हथिया लिया। तो अब है क्या कि दुर्खिम रातों रात उनकी राष्ट्रीयता बदल गई। आज ये फ्रेंच थे, दूसरे दिन ये जर्मन हो गए।
रातों रात इनकी राष्ट्रीयता बदल गई क्योंकि ये अब जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब दुर्खीम जो है वो राष्ट्रवादी थे, अपने देश से प्रेम करते थे, फ्रांसीसी थे, बचपन से वो फ्रांसीसी थे, फ्रांस में ही जन्मे थे, अपनी मिट्टी से उनको लगाव था। लेकिन इस युद्ध के उपरांत हुआ क्या कि ये एरिया एल्सेस वाला वो जर्मनी को चला गया और इनकी राष्ट्रीयता बदल गई। और ये एरिया जो था एल्सेस लॉरेन वाला, यहाँ पर ज्यादातर यहूदी रहते थे, ज्यूज रहते थे। तो हुआ क्या कि फ्रांस में जो बहुसंख्य समुदाय जो क्रिश्चियंस थे, उन लोगों ने इन यहूदियों पर आरोप लगाना शुरू किया कि ये यहूदी लोग जो है इन्होंने धोखा दिया और इस कारण से हम ये युद्ध हार गए। इस चीज से दुर्खीम काफी प्रभावित हुए, हताश हुए, निराश हुए, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर वो फ्रेंच थे, फ्रांस से प्रेम करते थे, राष्ट्रीयता उनमें था, अपने देश से प्रेम करते थे। लेकिन जब उनके ही देशवासी उनके ऊपर यह आरोप लगाने लगे कि ये दगाबाज लोग हैं, इन लोगों ने धोखा दिया है और इन्हीं के कारण हम ये युद्ध हार गए, तो इससे उनको काफी कष्ट हुआ। फ्रांस का जो उस समय सेनापति था उसका नाम था एल्फ्रेड ड्राइफस। ये यहूदी था, फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्सनल था, ये यहूदी था। और इसके ऊपर आरोप लगा कि इसने महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना जो है जर्मनी की सरकार को दिया, जिसकी वजह से ये युद्ध हार गए। और इस कारण से और भी फ्रांस के लोग क्रोधित हो गए कि एल्फ्रेड ड्राइफस क्योंकि यहूदी था तो इसने अपने देश से दगाबाजी किया, धोखा दिया और युद्ध हम इन यहूदियों की वजह से हार गए, ये लोग धोखेबाज हैं। तो जब इस तरह की बातें उठने लगी तो उस समय दुर्खैम जो है उन्होंने एल्फ्रेड ड्राइफस का केस लड़ा और केस जीते, प्रूव किया कि यहूदी जो है वो धोखेबाज नहीं है, वो अपने देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि बाकी लोग करते हैं। लेकिन उनके मन में ये एक चिंतन आया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों रातों रात लोग जो हैं अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही देशवासी को धोखेबाज कहने लगते हैं, क्यों समाज कमजोर हो जाता है अचानक से, क्या रीजन है। तो इन सब चीजों ने, इन सब घटनाओं ने उनके चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला और इनका झुकाव धीरे धीरे समाजशास्त्र विषय की ओर होने लगा, क्योंकि समाजशास्त्र उस समय एक विषय के रूप में फ्रांस में स्थापित नहीं हुआ था। तो इनकी रुचि हुई कि हम समाज का अध्ययन करें कि समाज कैसे बनता है, समाज का ताना बुना क्या है, समाज में एकता कैसे आती है, एकजुटता कैसे आती है और ये टूटती कैसे है। इस पर उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तो यह था उनका पृष्ठभूमि। तो इस पृष्ठभूमि से आपको समझ में आएगा कि समाजशास्त्रीय या एक समाजशास्त्री का जन्म कैसे होता है, जो उसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सभी घटनाएं उसके चिंतन पर प्रभाव डालती हैं। हमने कॉम्ट के क्लास में भी बताया था कि कॉम्ट को क्यों रुचि हुई समाज में, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी क्रांति का दौर था और एक युवा के तौर पर कॉम्ट ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि फ्रांस एक समाज के तौर पर कैसे बिखर रहा था, संस्थाएं टूट रही थी, मारकाट हो रहा था, अराजकता थी, कियोटिक सिचुएशन था। तो उससे उनको एक रुचि हुई। कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति दुर्खीम के जीवन में भी हुआ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि समाज कैसे टूटता है, लोगों को एक दूसरे से कैसे नफरत होने लगती है, कल तक भाईचारगी थी आज नफरत होने लगती है, धर्म कैसे प्रभाव डालता है लोगों के चिंतन पर। तो इन सब घटनाओं का असर ये हुआ कि दुर्खीम एक समाजशास्त्री के रूप में उनका जन्म होता है। वो
दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट थे। जस्ट अ सेकेंड। वो दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट थे और किस प्रकार से वो सोशियोलॉजी की ओर झुकाव होता है उनका, और उन्होंने फिर सोशियोलॉजी को एक विषय के रूप में फिर स्थापित किया। पहला सिद्धांत जो इन्होंने अपना दिया था वो था सोशल रियलिज्म, सामाजिक यथार्थवाद का। अब ये सामाजिक यथार्थवाद का सिद्धांत क्या था? दुर्खीम का कहना था कि जब हम समाज का अध्ययन करते हैं, सोशियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो यहां पर हम व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करेंगे। आवर फोकस शुड बी ऑन कलेक्टिविटी, सामूहिकता पर हम फोकस करेंगे। एक व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। समाज शास्त्रीय अध्ययन जब हम करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि बहुसंख्य लोग क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर फोकस जब करते हैं तो वो मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र नहीं है। वो समाज शास्त्र क्या है? जब हम अध्ययन करते हैं कि पूरा का पूरा समाज किस रूप से बिहेव कर रहा है, कैसे समाज प्रभावित हो रहा है, समाज में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, तो हम सामूहिकता का अध्ययन करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि समाज है क्या? समाज लोगों से मिल करके बनता है, ठीक है, व्यक्तियों की बहुलता है। तो समाज क्या प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है केवल? व्यक्तियों की बहुलता है या फिर इससे ज्यादा है, मोर देन दैट? तो 2+2=4। दो लोग मिले मिल करके 4 बने। दुर्खीम कहते हैं कि नहीं, समाज ये नहीं है। इनका कहना था 2+2=5। दैट इज सोसाइटी इज मोर देन कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, अर्थात समाज केवल व्यक्तियों की बहुलता नहीं है। 4 लोग 5 लोग मिलकर के एक समाज बना लिए, ऐसा नहीं होता है। समाज इससे ज्यादा है। समाज बनता कैसे है, हमें उस पर फोकस करना होगा। अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है, ये अलग अलग लोग, उनके अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग धार्मिक आस्थाएं होंगी, अलग अलग मान्यताएं होंगी, सोच होंगे, इनके अपने रहन सहन के तौर तरीके अलग होंगे। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि हम इन लोगों को लेते 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मान लीजिए कि 20 50 100 200 लोग मिलकर के एक जगह जीवन यापन करते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिल करके रहना शुरू करते हैं। अब इन लोगों के सबके विचार अलग होंगे, बिलीफ अलग होंगे, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, खान पान का तौर तरीका अलग होगा, फिर पहनावे ओढ़ावे का तरीका अलग होगा, विवाह, सेक्स, इसके संबंध में इनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होंगी, अलग कल्चर होगा इनका, अलग ट्रेडिशन होगा, ठीक है। तो ये सभी लोगों का अपना अलग अलग ये होगा, अपनी अपनी मान्यताएं, विश्वास, कर्मकांड, रीति रिवाज, खान पान का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, सबका अपना अपना अलग होगा। लेकिन जब ये लोग मिल करके एक समाज का गठन करते हैं ना, तो समाज का एक बिलीफ सिस्टम होता है, समाज का एक कल्चर होता है। समाज में जब ये लोग मिल जाते हैं तो उसका अपना एक अलग ही रियलिटी है ये सोसाइटी, जो कि इन लोगों के विश्वास, आस्था, खान पान, रहन सहन के तौर तरीके से ये काफी भिन्न होता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसे आपको समझा सकते हैं
जैसे कोई भी हम व्यंजन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम खिचड़ी लेते हैं, ठीक है, खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? चावल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद दाल, दाल में भी मसूर दाल, उड़द दाल, अगर गलत होंगे तो बताएंगे मुझे, मेरी जानकारी से यही है। और भी अलग अलग दाल भी यूज करते होंगे लोग। फिर तेज पत्ता भी यूज करते हैं। फिर तेल का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्याज को उसमें भुनेंगे। फिर गोलकी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नमक का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे। इतना न्यूनतम में तो बन जाएगा हमारा खिचड़ी। घी का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि घी के बिना खिचड़ी का स्वाद नहीं आएगा। चलिए, इतना न्यूनतम से हम खिचड़ी तैयार कर लेते हैं। अब इसके अलावा आपका अपना अपना अलग चॉइस होगा, कुछ लोग इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दें या और भी कुछ डालना चाहें, लेकिन मिनिमम तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि समाजशास्त्र पढ़ाते पढ़ाते ये हम लोग खिचड़ी बनाना क्यों शुरू कर दिए हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये चावल जो है इसका टेस्ट अलग होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा चावल आप यूज कर रहे हैं। आप अरवा चावल इस्तेमाल करेंगे तो अलग टेस्ट होगा उसका, बासमती करेंगे तो अलग टेस्ट होगा, उसना यूज करेंगे तो अलग टेस्ट होगा। तो चावल भी बहुत तरह के होते हैं और भारत में तो कई तरह के चावल का उत्पादन होता है। चलिए, कोई भी हम एक चावल लेते हैं, चावल का एक टेस्ट होगा, मसूर दाल का एक टेस्ट होगा, उड़द दाल का एक टेस्ट होगा। जो मसूर दाल का टेस्ट है वो उड़द दाल का नहीं होगा, जो उड़द दाल का टेस्ट है वो चावल का नहीं होगा। तेज पत्ता का एक फ्लेवर बस वो ऐड कर रहा होता है। तेल, प्याज, गोलकी, नमक, हल्दी, पानी, घी, सबका अपना अपना अलग स्वाद है, अपना अलग फ्लेवर है। अब ये 11 जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम खिचड़ी बना रहे हैं, इन्हें इंग्रेडिएंट्स नहीं, आप इन्हें व्यक्ति मान के चलिए, पीपल। ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। इन सब का स्वाद अलग है, इन सब का दिखने में ये अलग होते हैं, टेस्ट अलग है, खुशबू अलग है सभी का। अब इन सबको हम मिला करके क्या करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, ठीक है। ये मिल करके खिचड़ी बन गया। खिचड़ी का टेस्ट कैसा है? क्या खिचड़ी का टेस्ट चावल के जैसा है, या मसूर दाल के जैसा है, या उड़द दाल के जैसा है, या तेज पत्ता के जैसा, या तेल के जैसा, या प्याज, गोलकी, नमक, हल्दी, पानी, घी, कैसा है? इनमें से किसी के जैसा भी नहीं है। इसका एक अपना अलग फ्लेवर है, अपना एक अलग टेस्ट है। यही सोसाइटी है, बनता है। सोसाइटी का अपना एक अलग टेस्ट है, अपना एक अलग फ्लेवर। तो सोसाइटी टेस्ट और फ्लेवर से तात्पर्य उसका अपनी अलग मान्यताएं हैं, अलग संस्कृति होगी। जब समाज एक बार बन गया, उसका अपना एक अलग संस्कृति होगा, अलग परंपरा होगी, अलग मान्यताएं होंगी उसकी। खान पान, रहन सहन का तौर तरीका उसका अपना एक अलग होगा। और ये इन पर नहीं डिपेंड, मतलब इनके जैसा नहीं होगा, ये इनसे भिन्न होगा। समाज का ओरिजिन व्यक्तियों पर निर्भर करता है, अस्तित्व व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता। खिचड़ी जैसे बना तो खिचड़ी बनना इन पर निर्भर करता है, लेकिन बनने के बाद खिचड़ी जब बन गया तब वो इन पर निर्भर नहीं है, इनसे मुक्त हो चुका होता है। यही है कि जब एक बार समाज बन गया ना, तब वो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता। अब आप चाहेंगे कि इस समाज को हम पुनः तोड़ दें, तो वो संभव नहीं है। वो उसी प्रकार से होगा कि खिचड़ी में से क्या आप वापस चावल को निकाल पाएंगे, मसूर दाल को निकाल पाएंगे, उड़द दाल को निकाल पाएंगे, तेज पत्ता को निकाल पाएंगे, तेल को निकाल पाएंगे, प्याज निकाल पाएंगे, गोलकी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। आप में हो सकता है कुछ कहेंगे कि गोलकी तो निकाल सकते हैं, तेज पत्ता भी निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, लेकिन वो उसी रूप में नहीं होगा जिस रूप में वो ओरिजिनली शामिल हुआ था। ओरिजिनली जब वो शामिल हुआ था खिचड़ी में, जिस रूप में वो था उस रूप में वो नहीं रहेगा और वापस नहीं लौट सकता है उस रूप में।
तेज पत्ता को आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद फेंक दीजिएगा, उसका दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। गोलकी को निकाल लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप फेंक दीजिएगा, उसको उसका इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो निकल चुका है उसमें से। गोलकी वही गोलकी अब नहीं है। उसी प्रकार से लोग जब मिल करके समाज का गठन करते हैं और लोग इस समाज से बाहर निकल जाएंगे ना, तो वो वही नहीं रहेंगे, वो चेंज हो चुके होंगे। इनके अंदर में, इन लोगों के अंदर में समाज का वो फ्लेवर आ चुका होगा। तो एक बिहारी अगर वो बिहार छोड़ करके अमेरिका चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से न्यूट्रल हो गया है, उसके अंदर बिहारीपन रहेगा। एक झारखंड का व्यक्ति अगर झारखंड से निकल करके वो कहिए कि ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर झारखंड का जो फ्लेवर है ना वो रहेगा ही रहेगा, वो हमेशा जीवन तक उसका रहेगा। वो आप उसको नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि ये व्यक्ति चेंज हो चुका है। दूसरी बात, समाज बनता लोगों से है, ठीक है, लोगों से बनता है, लेकिन समाज निर्भर लोगों पर नहीं करता है। एक बार जब ये बन गया ना समाज, बनने के बाद ये समाज लोगों पर निर्भर नहीं करता। बनने तक ये समाज लोगों पर निर्भर करता है। जब ये बन रहा है, आरंभिक अवस्था में है, तब वो लोगों पर निर्भर करता है। एक बार जब वो बन गया ना, तब वो लोगों पर निर्भर नहीं करता है। तो होता क्या है कि समाज में लोग आते हैं, समाज से लोग जाते हैं। लोग आते कैसे हैं? या तो जन्म के माध्यम से या पलायन के माध्यम से। लोग जाते कैसे हैं? पलायन के माध्यम से या मृत्यु के माध्यम से। लेकिन समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो समाज जैसा था वैसा ही रहेगा। जो लोग बाहर से इस समाज में आएंगे ना, वो इस समाज का फ्लेवर को अपना लेंगे, वो इस समाज के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, वो इस समाज को नहीं चेंज कर पाएंगे, इस समाज के अकॉर्डिंग वो ढल जाएंगे। उसी प्रकार से इस समाज से बाहर जो लोग निकल जाते हैं ना और दूसरे समाज में जाएंगे, तो इस समाज का फ्लेवर को वो लेकर के जाएंगे वहां पर। तो ये समाज होता है, समाज इस प्रकार से बनता है। और समाज को पुनः उसके अंतर्भुक्त अंगों में नहीं बांटा जा सकता है, लोगों में नहीं बांटा जा सकता है। तो कई दफा जब लोग कहते हैं, या खास करके नेतागण कहते हैं कि हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो असंभव है। आप समाज को तोड़ ही नहीं सकते हैं। जब कभी कोई बोले आपसे कि हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आप उनसे यह उदाहरण देकर के पूछिएगा कि क्या खिचड़ी में से आप उड़द दाल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। चावल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। और निकाल भी लेंगे तो वो उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में वो ओरिजिनली था। तो ये समाज हमारा जो बना है, आज का जो हमारा भारतीय समाज बना है, वो किनसे बना है? यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा के लोग आए, उसके बाद वैदिक लोग आए, फिर यूनानी लोग आए, फिर शक लोग आए, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पर आए, फिर तुर्की लोग आए, फिर पर्शियंस आए, फिर अफगानी लोग आए, फिर मुगल्स आए, मंगोल्स आए, फिर फ्रांसीसी लोग आए, अंग्रेज आए। अलग अलग समय में अलग अलग लोग आए, और ये सभी आकर के भारतीय समाज में कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड किए। और आज का जो ये भारतीय समाज है ना, इन सब का फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, आप उनमें उनके अंदर से भारतीयता को नहीं निकाल सकते। हम अगर बात करते हैं भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज कौन सा है? क्या वैदिक समाज है, या तुर्की समाज है, मुगलों का समाज है, अंग्रेजों का समाज है? नहीं, इन सब का मिला जुला समाज है। ये सभी लोग जो भारत में आए, इन लोगों ने अपने संस्कृति का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया इस सोसाइटी में। आज के डेट में आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, करण इसमें लिखिए नहीं कुछ, आप आज के सोसाइटी में, आज की डेट में जो भी आपके अपने सोच का रहने का तौर तरीका है, आपकी सोच है, खान पान का तरीका है, धार्मिक विश्वास हमारे जो है, वो इन सब का मिला जुला असर है। भारत जो है
जो आज बना यह भारतीय समाज, ना वो हड़प्पाई समाज है, ना वो वैदिक समाज है, ना यूनानी समाज है, ना शक समाज है, ना मध्य एशियाई के जो जनजाति हैं उनका समाज है, ना तुर्कियों का समाज है, ना पर्शियंस, ना अफगानी, ना मुगल, ना मंगोल, ना फ्रांसीसी, ना अंग्रेज, ना पुर्तगाली। इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा और यही जाकर के फिर आज का ये भारतीय समाज बना है। आप इस समाज को पुनः नहीं तोड़ सकते हैं, कितना भी प्रयास कीजिएगा। तो ये सामाजिक यथार्थवाद है या सोशल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो इमाइल दुर्खीम ने बताया कि सोसाइटी ऐसे बनता है, इस प्रकार से बनता है और सोसाइटी को पुनः उसके अंतर्भुक्त अंगों अर्थात व्यक्तियों में नहीं बांटा जा सकता। एक बार जब ये बन गया, बन गया। बनने तक ये व्यक्तियों पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन एक बार जब ये बन गया, कंप्लीट हो गया सोसाइटी, और कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हो गया, सोसाइटी इवॉल्व भी करता है धीरे धीरे। वो आगे के क्लासेस में हम लोग समझेंगे सोसाइटी इवॉल्व कैसे करता है। हर स्टेज में सोसाइटी इवॉल्व करता चला जाता है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो दुर्खाइम ने प्रस्तुत किया था। सरल शब्दों में इसको हमने समझाने का प्रयास किया। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप पूछ लीजिए। आई एम अनम्यूटिंग यू पीपल। आपके अपने जो सवाल हैं उसे आप पूछिए।